स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियां केल्टिक और नॉर्स किस्सों का अभिन्न अंग रही हैं। इन्हें देखने का दावा 565 ईस्वी में आयरिश संत सेंट कोलंबा ने अपने लिखित दस्तावेजों में किया है। वो एक ताकतवर नेता थे जिन्होंने आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों में ही मठों की स्थापना करवाई थी। अपने लेखों में कोलंबा ने लोगों को लॉक नेस के किनारे एक इंसान को दफनाते हुए देखने की बात लिखी है। उन्होंने संत कोलंबा को बताया कि ये आदमी जिसकी मृत्यु हुई है झील में तैर रहा था और तभी अचानक एक जलीय दैत्य ने इस पर हमला कर दिया। ये सुनते ही फादर कोलंबा ने अपने एक अनुयायी को झील पर भेजा। जब दैत्य ने उसकी भी जान लेनी चाहिए तो फादर कोलंबा ने क्रॉस का निशान बनाकर उस जीव को इंसान को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया। वो जीव चला गया और फिर कभी उसने किसी इंसान की जान नहीं ली। कई लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि लॉक नेस कितनी बड़ी झील है। ये करीब 37 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है और गहराई 800 फीट है। इसका पानी बेहद काला और घना है। इस तरह से ये एक शानदार जगह बन जाती है जहां उन संभवित प्राणियों को आश्रय मिल सकता है जहां बिना सतह पर आए कोई शायद ही उन्हें देख पाए। जब हमारा सामना लॉक नेस मॉन्स्टर या किसी विचित्र जीव से होता है तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर आए कहां से हैं? क्या ये डायनासोर काल के बचे हुए निशान हैं या फिर ये जीव इस दुनिया के हैं ही नहीं? मिसाल के तौर पर सेंट कोलंबा ने महसूस किया होगा कि ये झील पवित्र है और इसका धर्म से किसी न किसी तरह का जुड़ाव जरूर है, इसीलिए उन्होंने इस जगह को अपनी शुरुआत के लिए चुना था। लॉक नेस एक अजीब और रहस्यमय जगह है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस झील के ऊपर कई बार बेहद अनोखे और अजीब से रोशनी के गोले रात को पानी के ऊपर मंडराते रहते हैं। जाहिर है वो हेलीकॉप्टर या कोई एयरक्राफ्ट या उल्कापिंड नहीं थे। तो कम शब्दों में कहें तो इस झील के ऊपर कई बार यूएफओ देखने के दावे सामने आए हैं। क्या लॉक नेस के ये तथाकथित समुद्री राक्षस पुरातीत डायनासोर्स के ही वंशज हैं? या इनका वजूद किसी दूसरी दुनिया के एलियन से जुड़ा है? अगर ऐसा है तो क्या इससे दूसरी पौराणिक समुद्री दानवों जैसे 7 सिरों वाले सुमेरियन सी मॉन्स्टर लिवायथन का कोई संबंध है? ज्यादातर मौकों पर लिवायथन को किसी सांप, सर्पेंट, मगरमच्छ या किसी ड्रैगन जैसा बताया गया है जो छिप कर रहता है। ये नर्क के फाटक की पहरेदारी करता है और नर्क का ये फाटक समुद्र की गहराइयों में मौजूद है और लिवायथन हमेशा वहीं रहकर उसकी हिफाजत करता रहता है। यूनानी कथाओं में हाइड्रा नाम के एक ऐसे प्राचीन समुद्री सांप का जिक्र आता है जिसके कई सिर थे। उसे अर्थ गॉडेस गाया का वंशज माना जाता है। हरक्यूलिस को हाइड्रा के खात्मे के लिए भेजा गया था, लेकिन ये बेहद मुश्किल काम था। वो एक सिर काटता था तो 2 सिर पैदा हो जाते थे। हारकर उसे अपने भतीजे की मदद लेनी पड़ी जिसने उसे एक गजब का आइडिया दिया। एक मशाल लाई गई कि शायद आग नए सिरों को पैदा होने से रोक सके। अब जब हरक्यूलिस किसी एक सिर को काटता था तो उसका भतीजा तेजी से गर्दन को दाग देता था ताकि नए सिर को पैदा होने का मौका ही ना मिले। आखिरकार इस तरह हाइड्रा को हराना मुमकिन हो पाए। हाइड्रा की कहानी में भी उसके कई सिर होने की बात कही गई है। ये भी ऐसा प्राणी लगता है जिसे कोई भी अपने सामने नहीं देखना चाहेगा। तो यहाँ या तो एक बार फिर से ऐसे प्राणी का जिक्र आता है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया था या जिसमें जेनेटिकली कुछ गलतियां हो गई थीं। लेकिन ये साफ है कि ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसे प्राचीन कहानियों में एक खास मुकाम हासिल है जो सदियों से आज तक बरकरार है। स्कैंडिनेवियन कथाओं में क्रैकन यानी ऐसे पौराणिक समुद्री राक्षस का जिक्र किया गया है जो नॉर्वे और आइसलैंड के तटों के आसपास घूमते हुए देखा गया था। ये भयंकर जीव जहाजी बेड़ों पर हमला करके उन्हें डुबो देने के लिए बदनाम था। और खतरा सिर्फ क्रैकन के हमले से ही नहीं था। सतह पर आने पर उसका विशाल शरीर दिखता था। वो छोटे आइलैंड जितना बड़ा था। अक्सर उनसे मुठभेड़ हो जाती थी, भले ही वो हमला करने के लिए आए ही ना हो। दूसरा बड़ा खतरा ये था कि अगर वो तेजी से पानी में गोता लगाते थे तो एक विशाल भंवर बन जाता था जो जहाज को नीचे खींच लेता था। क्या वाकई इन पौराणिक समुद्री राक्षसों का वजूद था? क्या ठंडे पानी की गहराइयों में ही इन्हें विनाश से बचने की पनाह मिली थी? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज के मुताबिक हिब्रू बाइबल में दैत्याकार समुद्री प्राणियों के वजूद के सबूत मिले हैं। एक ऐसे भीमकाय समुद्री जीव से मुठभेड़ की शुरुआती कहानी बाइबल में मिलती है।
जिसे हम जोना की कहानी कहते हैं। जोना अपने लक्ष्य से भटक गए थे और इसकी सजा के रूप में उन्हें एक नाव के साथ समुद्र में छोड़ दिया गया था। जोना को इस ईश्वर की भेजी एक विशाल मछली ने निगल लिया था। वहाँ उसने 3 दिन और 3 रातें गुजारी, यानी उस मछली के पेट में जिसने बाद में उन्हें उगल दिया। अगर जोना जो एक इंसान थे उसे निगल लिया गया था तो पहले तो दांतों से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे और फिर उन्हें पेट में गल जाना चाहिए था, क्योंकि पेट में मौजूद अम्ल शिकार की त्वचा और अंदरूनी अंगों को गला देते हैं। मेरा मानना है कि निगले जाने के बाद बचने की गुंजाइश नहीं है, अगर वो प्राणी वाकई कोई मछली या व्हेल हो तो। मेरा सवाल है कि क्या वाकई इस कहानी में जोना को किसी तरह के बायोलॉजिकल एनिमल नहीं निकला था? क्योंकि कई जगह ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें लिखा हुआ है कि उस व्हेल की पसलियां चमकदार कांच की बनी थी। कम से कम मुझे तो ये किसी तरह की टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का डिस्क्रिप्शन लगती है जो धातु से बनी थी। असल में जोना को किसी व्हेल ने नहीं निगला था, बल्कि यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट ने निगला था। जोना एक ऐसी चीज में कैद हो गए थे जिसे जाहिर तौर पर इंसानों या एलियंस ने बनाया था, और ये कहानी इतनी दिलचस्पी से बयान की गई है कि आज उस घटना के हजारों साल बाद भी हम इस पर बहस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी कहानियों को गहराई से समझना चाहिए। इन्हें सिर्फ पौराणिक कथा मानकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या वाकई ऐसे दावे करने वाले लोगों ने इन प्राणियों को देखा है या फिर उन्होंने इस घटना को समझा था और फिर बयान किया। रशिया में मौजूद है वोल्गाग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सन 1954 में सोवियत वैज्ञानिक और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पायनियर व्लादिमीर डेमिकोव ने सर्जरी की मदद से 2 सिर वाले एक फुली फंक्शनिंग कुत्ते को बनाया था। इसके लिए उन्होंने एक कुत्ते के ऊपरी धड़ को सर्जरी की मदद से दूसरे कुत्ते की गर्दन से जोड़ दिया, और ताज्जुब की बात ये है कि ये प्राणी कुछ हफ्तों तक जिंदा रहा। डेमिकोव उसे मेडिकल शोज में भी ले गए ताकि ये साबित कर सकें कि वो इस तरह के मिश्रित प्राणी बना सकते हैं और ये मुमकिन है। हालांकि बेहद विवादास्पद होने के बावजूद इस ट्रांसप्लांट पायनियर के इन साहसी प्रयोगों ने सन 1967 में होने वाले पहले ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन जहां डेमिकोव के कुत्ते की छवि विचलित कर देती है, वहीं प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही अनोखे जीवों के निशान हमें सौंप गए हैं। एंशिएंट एलियन थियरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम मॉडर्न अचीवमेंट्स की तुलना प्राचीन इतिहास से कर सकते हैं। अगर आज हम 2 सिर और 6 पैरों वाले किसी कुत्ते को बना सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इसी तरह के प्राणी हजारों साल पहले भी मौजूद थे? तो मैं कहूंगा हाँ। यूनान के महाकाव्य होमर की ओडेसी और इलियड में एक विचित्र से 3 मुंह वाले कुत्ते का जिक्र आता है जिसका नाम था सर्बरस। प्रचलित कथाओं के मुताबिक सर्बरस यूनानी देवताओं टाइफन और आइकिडना का वंशज था। लेकिन क्या वो तथाकथित देवता जिन्होंने इस विचित्र प्राणी को बनाया था सचमुच पृथ्वी पर आए थे, जिन्हें भूलवश देवता मान लिया गया था? प्राचीन एलियन थियरिस्ट यही मानते हैं। हाँ, इंसान और देवता एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते थे। इस इंटरब्रीडिंग से, इस फर्टिलिटी से ही इस तरह के घातक जीवों का जन्म हुआ जिन्हें कोई सपने में भी नहीं देखना चाहेगा। कोई भी इस जीव के सामने क्यों पड़ना चाहेगा? एक पहरेदार कुत्ता ही हमें इतना भयानक लगता है, तो जरा सोचिए अगर 3 को एक शरीर में डाल दिया जाए तो क्या हाल होगा। चूंकि सर्बरस एक वास्तविक जीव था, तो जाहिर है हम ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जिनके पास वो ज्ञान और टेक्नोलॉजी थी जो ऐसे प्राणी को बना सकती थी। यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं एलियन टेक्नोलॉजी की। क्या ये मुमकिन है कि सर्बरस और दूसरे मिश्रित प्राणी जैसे ग्रिफिन, इजिप्शियन एमिट या यूनानी काइमेरा असल में किसी एडवांस्ड एलियन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के जरिए बनाए गए थे जिससे हम अब तक अनजान हैं?
कोई सिविलाइजेशन जिसने अतीत में हमसे संपर्क किया था या आज भी कर रही है, वो कम से कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमारे मुकाबले की तो होगी ही। हो सकता है वो हमसे काफी आगे हो। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें ना सिर्फ स्पेस ट्रैवल साइंस में महारत हासिल होगी, बल्कि हर साइंस में होगी, और वो हर लिहाज से हमसे बेहतर होंगे। तो हम मानते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले एलियंस को ये मेडिकल नॉलेज भी जरूर होगी ही। यहाँ किसी किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी, नई चीजों की, जैसे कि जू में। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलो इन जानवरों से खेलते हैं। चलो इसे पकड़कर इसके 2 सिर बना देते हैं। आओ इस ड्रैगन के पंख लगा देते हैं। अब इसकी सांसों में आग भर देते हैं। चलो अब इससे खेलते हैं। शायद एलियंस ने यही किया हो। ऐसे जानवरों का वर्णन जो आधे जानवर आधे इंसान थे, ईसा पूर्व 5000 साल पहले भी मिलता है। सेंटोर, मिनोटोर और मेडुसा, ये सभी मिश्रित प्राणी हैं जिन्हें देवताओं का करिश्मा माना जाता है। शोधकर्ता इनके जन्म की कहानियों में ही एलियन कांटेक्ट के नए सबूतों की ओर इशारा करते हैं। यूनानी कथाओं में वर्णित सेंटोर आधा इंसान आधा घोड़ा था। इंसानी धड़ को घोड़े के कंधों से जोड़ा गया था और उनमें हमेशा ही दोनों खूबियां दिखती थीं, घोड़े के सहज ज्ञान और इंसानी अवचेतन के सभ्य रूप की झलक मिलती है। ये बेहद दिलचस्प बात है कि जब हम माइथोलॉजी की खाक छानते हैं तो हमें खास तौर पर मिनोटॉर जैसे जीव मिलते हैं। कहा जाता है उसे भी देवताओं ने ही रचा था। भारत में प्राचीन महाकाव्य महाभारत में नागदेव का जिक्र सामने आता है, जो आधे इंसान और आधे सर्प थे। नागदेव एक सर्पदेव थे जो हिंदुओं और बौद्ध कथाओं में पाए जाते हैं। उनमें इंसान और नाग की विशिष्टताएं थी। उन्हें सभी प्राणियों में सबसे भयंकर, बेहद विषैला और ताकतवर माना जाता था। अब जहन में ये सवाल उठता है कि एलियंस ऐसे मिश्रित प्राणियों को क्यों बनाएंगे। सारी वजहों में से मैं पहले वैज्ञानिक जिज्ञासा को चुनूंगा। किसी टेक्नोलॉजी के विकास के बाद आप उसका प्रयोग भी करना चाहते हैं। इंसान यही करते हैं, कोई भी दिमाग वाला जीव यही करेगा। लेकिन शायद उन्होंने इन अलग अलग मिश्रित जीवों को तत्कालीन इंसानों को भयभीत करने के लिए बनाया था, ताकि हम कभी भी कोई विद्रोह न कर पाएं। या शायद इसलिए बनाया था ताकि एलियंस को ईश्वर समझा जाए और उनकी पूजा की जाए। भले ही वो बेहद एडवांस्ड हों, फिर भी उन्हें हमारी भक्ति की लालसा रही होगी। हो सकता है कि उन्हें गुलामों की जरूरत रही होगी जो जानवरों की तरह ना समझ ना हो। मिसाल के लिए एक बैल को इंसानी बुद्धिमत्ता देकर शायद वो एक ऐसा प्राणी बनाना चाहते थे जो मुश्किलों में रास्ता खोज सके और बिना थके काम भी कर सके। उसमें इतना दिमाग हो कि वो उनके नियमों का पालन कर सके। सन 1970 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रॉबर्ट जे व्हाइट की अगुवाई में एक बेहद विवादास्पद ऑपरेशन किया। इसमें उन्होंने एक बंदर के सिर को दूसरे बंदर के शरीर पर लगा दिया। वो एक बेमिसाल सर्जन थे, सुपीरियर टेक्नीशियन थे। वो मेयो क्लिनिक से क्लीवलैंड में आए थे, जहां मेरे ख्याल से उन्होंने ऑपरेटिंग रूम में बेहद कमाल की न्यूरोसर्जिकल चिकित्सा सीखी थी। इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे डैड की ओरिजिनल लैब की है। ये हेलो है, ब्रेन ट्रांसप्लांट हेलो डिवाइस। ये ब्रेन को यहाँ ऐसे जकड़ लेती है। इसके बाद मरीज को अंदर लाया जाता है, फिर शरीर यहाँ रखकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बंदर के दिमाग को पकड़े रहता है और फिर स्पाइनल कनेक्शन के जरिए ट्रांसप्लांट को अंजाम देते हैं और यहाँ इसे गर्दन से भी जोड़ते हैं। उन्होंने पूरे सिर को ट्रांसफर किया था। दरअसल वो पूरे सिर के रूप में एक दिमाग का ट्रांसप्लांट था। जिस बंदर को ये सिर लगाया गया था वो उसे होश में ला पाए और उसे लगभग 3 दिन तक जिंदा रखने में कामयाब रह पाए। बंदर अपनी आंखें खोल सकता था, सुन सकता था, देख और सूंघ सकता था और इस तरह वो ये दिखाने में कामयाब रहे कि ये प्रोसीजर काम कर सकता है। पृथ्वी पर मौजूद हम लोग भी आज इस काबिल हैं कि एक प्राणी के दिमाग को दूसरे प्राणी में ट्रांसप्लांट कर सकें। अब हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये विचित्र प्राणी जैसे मिनोटॉर, हाइड्रा और यहाँ तक कि ग्रिफिन भी एडवांस्ड
ट्रांसप्लांटोलॉजी का ही परिणाम है। सन 2003 में चाइनीज साइंटिस्ट हुई शेन चैंग ने शंघाई सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन सेल्स को कामयाबी के साथ खरगोश के अंडों से जोड़ दिया। ये एम्ब्रियोज पहली ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स थी जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया था। उन्होंने रैबिट एग सेल्स लेकर उनसे सारा न्यूक्लियर मटेरियल निकाल दिया, वो सारा इंस्ट्रक्शन सेट जिससे उसे रैबिट एम्ब्रियो के रूप में विकसित होना है। उन्होंने उसे ठीक उसी तरह के इंस्ट्रक्शन सेट से बदल दिया जो ह्यूमन सेल के थे। इस तरह वो एम्ब्रियो एक इंसान था जिसमें खरगोश के भी छोटे छोटे लक्षण थे। आखिर शोधकर्ता रैबिट डीएनए और ह्यूमन डीएनए को क्यों मिलाना चाहेंगे? देखिए, इसका पहला कारण तो मेडिकल रिसर्च है, शायद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की दिशा में, और इसकी दूसरी वजह हो सकती है एक परिष्कृत इंसान को बनाना। इस तरह इंसान को कुछ ऐसी क्वालिटीज दी जा सकती हैं एक रैबिट जीन को इंड्यूस करके। हालांकि ये इमेजिन करना मुश्किल है कि वो प्राणी कैसा होता। एक साल बाद सन 2004 में मिनेसोटा के मेयो क्लिनिक में रिसर्चर्स ने ऐसे सुअरों की प्रजाति बनाई जिनके शरीर में इंसानी खून बह रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि जो जानवर जेनेटिक्स के हिसाब से इंसानों से बेहद ज्यादा करीब है वो है पिग। और इससे जो आइडियाज निकल कर आते हैं वो एक तरह से पिग फैक्ट्रीज बनाने की बात करते हैं जहां हार्ट्स यानी दिल पैदा किए जा सकें और पिग के दिल को इंसानी शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कुछ दवाइयों की मदद से बाकी अंग भी दिल को स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से हम स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस मौजूदा मोड़ पर हम अनोखी खोज कर सकते हैं, यानी जेनेटिक खोज, जो तब तक मुमकिन नहीं होनी चाहिए जब तक हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रास्ते को न अपनाएं। ये जेनेटिकली मौजूद चीजों से छेड़छाड़ का सबूत है। इस तरह हम भी मिश्रित दानवों को ही तैयार कर रहे हैं। अगर आधुनिक विज्ञान इन हाइब्रिड यानी मिश्रित जीवों को बना सकता है तो इस तरह हम खुद ही एंशिएंट एलियन थ्योरी का स्पष्ट समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही जता रहे हैं कि आज हम जो खोज रहे हैं दरअसल वो खोज हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही कर चुके हैं और जरिया था जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन क्या प्राचीन इतिहास में डीएनए स्प्लाइसिंग के वास्तविक सबूत भी मौजूद हैं? सन 1849 में वहां जहां आज इराक है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड ने मिट्टी से बनी कई सुमेरियन टैबलेट्स खोद निकाली जिन पर क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा हुआ था। ये ईसा पूर्व 4000 साल पहले के हैं। इन टैबलेट्स के अनुवाद से प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि करीब 4,50,000 साल पहले पृथ्वी पर किसी बुद्धिमान और विकसित प्रजाति का आगमन हुआ था। उस काल में इंसान पिछड़े हुए थे और उस विकसित प्रजाति ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए होमो सेपियंस बनाए, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम इंसान कहते हैं। सुमेरियन एक ऐसी सभ्यता की बात करते हैं जो आकाश के रास्ते एक दूसरे ग्रह निबिरू से पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने इन जीवों को नाम दिया अनुनाकी। ये उच्च स्तरीय प्राणी यहाँ सोने की खोज में आए थे और उसे निकालने के लिए उन्होंने उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद प्रजाति में जेनेटिक बदलाव किए थे। उन्होंने ही इंसानों को बनाया था। सुमेरियन अभिलेख यही कहते हैं। ये नामुमकिन नहीं है कि हम सभी इंसान नतीजा है एक जीन मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट का। अंतरिक्ष में सितारों और गैलेक्सीज की भरमार है, तो मुझ जैसे किसी वैज्ञानिक के लिए यह कहना नामुमकिन है कि एलियन स्पीशीज का कोई अस्तित्व नहीं है जो शायद इतिहास के किसी हिस्से में पृथ्वी पर आए हों। तो ये पूरी तरह मुमकिन है कि कोई यहाँ आया था और उसने यहाँ की पिछड़ी हुई प्रजाति से छेड़छाड़ की थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एलियंस ने हमारे डीएनए में फेरबदल किए हैं तो हो सकता है कि उन्होंने एनिमल डीएनए को भी छेड़ा हो। शायद उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के प्राणी के डीएनए का इस्तेमाल किया था।
अजीबोगरीब दानव की रचना निश्चित तौर पर कुछ ऐसा है जो शायद अगले 20 या 30 सालों में मुमकिन हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के कायमेरास बना सकती है जिन्हें देखकर आभास हो कि ये कोई दानव ही है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन प्राणियों को लंबी उम्र दे सके, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर ये पौराणिक दानव वास्तव में प्राचीन काल में यहाँ मौजूद थे तो वो क्या थे? क्या वो एलियन देवताओं के दूत थे, या फिर जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन का नतीजा, या कोई बायोमैकेनिकल हथियार? अगर उनका कोई वजूद था तो इसके ठोस सबूत कहाँ हैं? क्या वो आज भी हमारे पैरों के नीचे जमीन में कहीं दबे हैं, या फिर यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर इंतजार में हैं वापस लौटने के? एथेंस, ग्रीस। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने मशहूर संवादों टिमेयस और क्रिटियस में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एक लापता महाद्वीप के बारे में लिखा है जो उनके वक्त से 9000 साल पहले हुआ करता था और जहां बहुत उन्नत सभ्यता रहती थी। अटलांटिस नाम के इस महाद्वीप को ग्रीक गॉड पोसाइडन ने बनाया था और यहाँ रहने वालों के पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आखिर में ये एक भयंकर प्रलय से खत्म हो गया। और कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से विनाश की ये तीसरी कहानी तीसरी दुनिया के अंत के बारे में बताने वाली नेटिव अमेरिकन परंपराओं से बहुत मिलती जुलती है। होपीज और दूसरे पुएब्लो इंडियंस हमें बताते हैं कि तीसरी प्रलय इंसानी लालच और हमारे आध्यात्मिक सच्चाई से भटक जाने की वजह से आई थी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात प्लेटो के अटलांटिस की तबाह होने वाली कहानी में सुनाई देती है। अटलांटिस को भी देवताओं ने बनाया था। जैसे ही इंसानियत मटेरियलिज्म में भटक गई, अटलांटिस को पानी ने तबाह कर दिया। ये बिल्कुल उससे मेल खाता है जैसा कि होपी ने कहा था कि तीसरी दुनिया के आखिर में ऐसा हुआ था। क्या अटलांटिस की प्राचीन ग्रीक कहानी और नेटिव अमेरिकन ओरिजिन की कहानियों में कोई संबंध हो सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स बताते हैं कि शुरुआती नेटिव अमेरिकन की बताई गई एक और कहानी अटलांटिस से काफी मिलती जुलती है, लापता शहर असलान की कहानी से, जो एज़टेक्स और पूरे दक्षिण पश्चिम में नेटिव अमेरिकन के कई ग्रुप्स की परंपराओं में नजर आती है। मचीका की प्राचीन किताबों और मोहावीज होपीज की ओरल हिस्ट्री के हिसाब से इसे सभ्यता का बर्थ प्लेस माना जाता है। तो हमारे पास ये सारी ओरल हिस्ट्रीज भी हैं जो एज़लान के जन्म के बारे में बताती है। स्कॉलर्स में इस बात पर बहस चलती है कि एज़लान असल में कैसा दिखता था, और हम जानते हैं कि एज़टेक्स का कहना है कि उनकी राजधानी टेनोच्टिट्लान हूबहू एज़लान की तरह ही बनाई गई थी, और उस राजधानी से हमें पुराने वक्त की चीजें दिखाई देती हैं कि उनका ओरिजिन प्लेस पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड है। उन्होंने असल में टेनोच्टिट्लान को झील में बनाया और पहाड़ की तरफ जाने वाले पुल बनाए जिससे वो अटलांटिस जैसा दिखाई दे। एज़टेक्स के हिसाब से देवता हुइट्ज़िलोपोchtli ने टेनोच्टिट्लान बनाया था। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का सवाल है तो वो कहते हैं कि इसका प्लेटो के दिए हुए अटलांटिस के ब्यौरे से एक और संबंध है। टेनोच्टिट्लान अटलांटिस की तुलना में आर्टिफिशियली बनाई गई एक जगह है। दोनों ही मामलों में इसमें देवता का हाथ है। अटलांटिस में पोसाइडन है। अब पोसाइडन एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। हर किसी को अटलांटिस जाने की इजाज़त नहीं थी। एज़लान या टेनोच्टिट्लान में भी यही चीज़ थी। वो अलग अलग रहना चाहते थे। उनके पास एक खास टेक्नोलॉजी थी जो एक छुपी हुई टेक्नोलॉजी थी और ये आम जनता के लिए नहीं थी। ये एक ही बात है। हमारी कहानी सिर्फ मिलती जुलती नहीं है बल्कि एक जैसी ही है। ये बात मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इन प्राचीन कल्चर से मिलने एक ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आए थे।
जहां मुख्य धारा के पढ़े लिखे लोग लापता सभ्यताओं की इन कहानियों और इनके विनाश को माइथोलॉजिकल मानते हैं, वहीं हाल ही में मिले बड़े बड़े भूखंड जैसे कि डॉगरलैंड जो 2012 में ब्रिटिश आइल्स के पूर्व में था और जीलैंडिया जो 2017 में न्यूजीलैंड के पास पाया गया था, शायद इस बात का सबूत दे सकते हैं कि असल में पानी की भयानक तबाही ने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। तो हमारे पास लापता जमीनों की ऑथेंटिक कहानियां हैं और वो खत्म हो गई थी और प्रलय आ गई थी। बड़े बड़े इतिहासकार अभी भी इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया में हर तरह की सभ्यता आ सकती है और जा भी सकती है। हमें पता है कि 200 से भी ज्यादा शहर पानी में डूबे हुए हैं और हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसका हमें पता लगाना है। नेटिव अमेरिकन्स की इंडिजीनियस टीचिंग में खत्म होने का और फिर से जन्म लेने के साइकिल्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीचिंग्स के बराबर है। नोवा की कहानी में ईश्वर के बेटे धरती पर उतरे और वो इंसानों को बुरे तरीके सिखा रहे थे। फिर ईश्वर ने इसमें दखलंदाजी करने का फैसला किया और इनका गॉड विराकोचा ने बहुत बड़ी बाढ़ ला दी। तो ये सारे ट्रेडिशंस सीधे सीधे होपी की 4 दुनिया वाले ट्रेडिशन से मेल खाते हैं, जिनमें बताया गया है कि देवताओं ने पिछली सिविलाइजेशन खत्म कर दी थी। कहानी हमेशा से एक जैसी ही है। यह इस बात को दर्शाता है कि इंसानों के मामलों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की दखल अंदाजी है। मुझे लगता है कि कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके बारे में कुछ लोग लिखने से मना करते हैं, लेकिन प्राचीन सभ्यताएं हमारे सामने आ रही हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ह्यूमन ओरिजिन के बारे में सच्चाई बताई जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि नेटिव अमेरिकन की स्टार पीपल की कहानियां और लापता हुई सभ्यताओं की कहानियां दुनिया भर की दूसरी प्राचीन परंपराओं से इसलिए इतनी मिलती जुलती हैं क्योंकि उन सब का सामना एक ही तरह के दूसरी दुनिया से आए लोगों से हुआ था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है हाँ, और वो बताते हैं कि स्टार पीपल के बारे में नेटिव अमेरिकन्स को सिर्फ बहुत पुराने अतीत से पता नहीं चला है, बल्कि उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज से पता चला है जो आज भी हमारी है। कॉर्न माउंटेन, न्यू मैक्सिको। यूनी एल्डर क्लिफर्ड महूटी के हिसाब से यूनी रिजर्वेशंस की इस खड़ी पहाड़ी के ऊपर लगभग हर रात आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। यहाँ यूएफओ एक्टिविटी बहुत आम बात है क्योंकि हम हर रोज एक रिलीजियस सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए पूरे जूनी रिजर्वेशन के आसपास उन्हें आसमान में देख सकते हैं और वो स्टार्स नहीं हैं और वो प्लैनेट्स नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत से जूनी लोगों ने उन्हें देखा है। जब आप कई नेटिव अमेरिकन से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि उनके नेटिव लैंड्स पर यूएफओ साइटिंग्स आम बात हैं और आपको पूछना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या इसलिए क्योंकि उनके पास स्टार पीपल और स्टार एंसेस्टर्स के ट्रेडिशंस हैं? शायद जूनी इलाके और होपी की खड़ी पहाड़ियों जैसी जगहों पर हजारों सालों से वो लोग आ रहे हैं। आज पहले से कहीं ज्यादा यूएफओ की घटनाओं की रिपोर्ट की जा रही है और उन्हें कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जब हाल ही में हुई एक्टिविटी ने एक तरफ लोगों का ध्यान खींचा और सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेटिव अमेरिकन्स के लिए ये कोई खास बात नहीं थी। जब मैं नावेहो रेंजर की हैसियत से काम करता था तो हमारे पास हर वक्त यूएफओस के आने और जाने की घटनाएं होती थीं। जब हम लोगों से बात करते थे तो वो हमें बताते थे कि हाँ, वो तो हर वक्त यहाँ रहते हैं, तो वो इस बात को मान लेते थे। और मेरे पास जितनी नॉलेज है और जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे पता है कि वो यहाँ हैं और मैंने उन्हें कई बार देखा है, ये सच है।
हमें धरती पर इंसानों को एजुकेट करके और उनमें जागरूकता पैदा करके अपने स्टार एंसेस्टर्स के बीच दोबारा संबंध बनाने चाहिए। हमें पवित्र जगहों को बचाने और उनकी कहानी बताने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये दुनिया का इतिहास है, हम स्टार बीइंग्स हैं। जहाँ तक स्टार एल्डर से जुड़े रहने की बात है तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और ब्रह्मांड में जितनी भी एंटिटीज हैं उनके साथ हमारा सीधा संबंध है। स्टार पीपल से कांटेक्ट के बारे में जो प्राचीन पवित्र परंपराओं में बताया गया है, क्या आज भी नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये अगले अर्थ साइकिल की शुरुआत और इंसान की कहानी का एक नया अध्याय हो सकता है? शायद जब हम आसमान में रहस्यमय चीजों की असलियत जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्टार एंसेस्टर्स सिर्फ पत्थरों पर तराशी गई प्राचीन फिगर्स नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की मौजूदगी है जो हमेशा से हमें रास्ता दिखाती रही है। जुलाई 2021 में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट जॉर्जियो सुक्लॉस और विलियम हेनरी उत्तरी अमेरिका के पेट्रोग्लिफ्स के एक सबसे बड़े कलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एरिजोना के विंसलॉ में रॉक आर्ट रैंच पर गए। उनके साथ जाने माने नावाहो ट्राइबल रेंजर जॉन डोवर भी शामिल हो गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने 31 साल ट्राइबल नवाहो रेंजर बन के दिए हैं, है ना? हाँ, 1980 से लेकर 2011 तक, और वहाँ काम किया जहाँ ज्यादातर रिजर्वेशन था, करीब 70,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये रेंज बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ बहुत सारी आर्कियोलॉजी है। हम यहाँ आकर आपके साथ इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, चलकर देखते हैं। रॉक आर्ट रैंच के 5,000 एकड़ में लगभग 3,000 प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स हैं और करीब हर पैनल के पास ऐसे फिगर हैं जो नावाहो को स्टार पीपल लगते हैं। ये सेंसेशनल है। जरा उस आदमी को देखो वहाँ। लोग उन्हें बर्थिंग मदर कहते हैं, है ना? सही कहा। बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि इसे देखते ही मेरे दिमाग में पूरी दुनिया घूम जाती है। बिल्कुल सही कहा। इसमें मदर गॉडेस को दिखाया गया है। हाँ, ये उन बड़ी बड़ी मूर्तियों के जैसा है जो यूरोप में पाई गई थी। राइट। लेकिन ये मुझे जापान के डोगू स्टैचूज की भी याद दिलाता है। हाँ। और वॉन्जिनास की भी। राइट। बहुत मिलता जुलता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम किम्बरले इलाके में प्राचीन केव आर्ट में वंजीना नाम के प्राणियों को दर्शाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के एक इंडिजिनस वंश के स्काई हीरोज हैं। वॉन्जिनास के पीछे की कहानियां ये है कि वो हजारों साल पहले आसमान से उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ज्ञान दिया और उसके बाद वहां पर एक नई सभ्यता की शुरुआत की। और वॉन्जिनास बड़े अद्भुत हैं क्योंकि उनके सिर बहुत बड़े हैं और शरीर और हाथ बहुत लंबे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो कोई प्रेशराइज्ड सूट पहने हुए हैं, जैसे कि उनकी आकृति में आप देख सकते हैं। इसी तरह के फिगर्स दुनिया भर में मिलते हैं। बड़े बल्ब जैसे सिर, बड़े शरीर आसमान में उड़ते हुए। जापान में ऐसी ही चीजें हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। तो मेरा ये कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो हजारों साल पहले यहाँ पर आए थे वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं आए थे, बल्कि वो पृथ्वी के हर एक कॉन्टिनेंट में आकर बसे थे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो सब एक जैसे लगते हैं। वो देखो वहाँ ऊपर एक के अंदर एक गोले बने हैं, वो पोर्टल का सिंबल है। वहाँ ऐसे दो हैं और उसके चारों तरफ लोग दिखाए गए हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, जॉन, पेट्रोग्लिफ्स को पिक्चर बुक की तरह माना जाता है जो एक बार में ही पूरी कहानी बता देते हैं। सही कहा आपने। और इन सब में धार्मिक प्रतीक भी होते हैं, ऐसी चीजें जो आपको बताती हैं कि वो किस तरह पूजा करते थे। उसमें देवताओं की तस्वीरें होती हैं। और जब आपने कहा देवताओं की, तो आपके कल्चर में उसका क्या मतलब है? ये किसी के पास आकर मिलने और उन्हें
ज्ञान देने से लेकर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नेवाहो के मामले में ये बीचे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। होपीज में कचीनास उन देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं जो पृथ्वी पर उन्हें ज्ञान देने आए थे। और क्या कोई ये कह सकता है कि ऐसा भी हो सकता है जो लोग प्राचीन काल में दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए वो हाड़ मांस के बने हुए लोग थे? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक हम समझते हैं इस दुनिया में कई अलग अलग तरह के एलियंस आते रहते हैं। कमाल की बात है। सदर्न एरिजोना की कुछ ट्राइब्स के मामले में आपको एस्ट्रेला माउंटेन नाम की एक माउंटेन रेंज मिल जाएगी। उस इलाके के लोगों की भाषा में एस्ट्रिया का मतलब स्टार गेट होता है। बिल्कुल, एस्ट्रिया स्टार पीपल। क्या मेरा अंदाजा सही है कि ये बस एक छोटा सा हिस्सा है? इस तरह के और भी बहुत से पैनल हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। अकेले नेवाहो रिजर्वेशन पर 3 लाख जगह हैं जो रिकॉर्ड में हैं। मतलब हम कम से कम 4000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। क्या बात है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ और वहाँ भी और चीजें मौजूद हैं। वैसे तो ये हर जगह ही है, पर एक बार चलकर देखते हैं। हाँ चलिए। जुलाई 2021 में जॉर्जियो सुक्लॉस और विलियम हेनरी को विंसलो एरिजोना में रॉक आर्ट रैंच पर जाने की खास इजाजत मिल गई, जहां नोवाहो ट्राइबल के बुजुर्ग जॉन डोवर ने उन्हें प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स पैनल्स दिखाए। वाह, ये देखो, वो देखिए, खोखले शरीर के अंदर एक तारा बना है। उसका एक हाथ आसमान की तरफ इशारा कर रहा है और दूसरा धरती की तरफ। और उसके ठीक नीचे देखो, वो एक ग्रे एलियन है। वो तिकोना सिर बहुत अजीब है। हाँ, आपको हर तरह के अलग अलग फिगर्स मिल जाएंगे, देवताओं के अलग अलग रूप। हाँ, मेरा मतलब है कि हमें अंदर से ये सोचना है कि ये प्राणी दीवार से हटकर 3D में लोगों के बीच घूम रहे हैं और वो लोग इनसे मिलजुल रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता क्या ये एक ही वक्त के हैं या अलग अलग वक्त के हैं। बड़े कमाल की बात है। मुझे वो ऊपर डबल हेलिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जो ट्रेपेजॉइडल फिगर के बगल में है। मेरा मतलब है जैसे वो इंडिकेट कर रहा हो कि वो बाईं तरफ जो क्रिएचर है यानी डीएनए है, हाँ, उसका इससे कुछ लेना देना है। जॉर्जियो, उस ट्रेपेजॉइडल बॉडी वाले आदमी को देख रहे हो? उसके शरीर पर कर्वी लाइंस बनी हुई हैं जो हमेशा एक ही चीज को दर्शाती हैं, वाइब्रेशन। ओके। और अनुनाकी ऐसे क्लोथ्स पहनते थे जिस पर हर जगह कर्वी लाइंस दिखती हैं। इसीलिए इस फिगर में साफ नजर आता है कि इसका अनुनाकी के साथ सिंबॉलिक कनेक्शन है। अनुनाकी शक्तिशाली देवता थे जिनकी पूजा 5000 साल से भी प्राचीन सुमेरियंस करते थे, जो मेसोपोटामिया में रहते थे, जो आज के जमाने में इराक है। सुमेरियन राइटिंग्स के हिसाब से अनुन्नाकी सूर्य की तरह चमकते हुए एक पहाड़ पर उतरे थे और उन्होंने मानव जाति को ज्ञान दिया। इन सारे अलग अलग तरह के प्राणियों को देखो और फिर यहाँ से वहां तक और भी ज्यादा वैरायटी दिखाई देती है। मतलब यहाँ लगभग ऐसा है कि जैसे कि अलग अलग दुनिया और अलग अलग लोगों के मिलने की जगह हो। तो यहाँ जायंट्स हैं, यहाँ छोटे छोटे लोग हैं और जायंट्स और छोटे लोगों के बारे में दूसरी दुनिया में बातें होती हैं जहाँ से वो इस दुनिया में आए थे। और बिल्कुल यही चीज यूटा के सीगो कैनियन में भी है। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कार्विंग्स हैं और पेट्रोग्लिफ्स हैं, यानी वर्चुअली ये सब एक जैसे चित्र हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि इन सब के टीचर्स एक ही थे। और यहाँ ये सींग वाला आदमी जो ग्रे एलियन के बगल में है, वो सींग किरणें भी हो सकती हैं। उसके सिर पर सींग है या किरणें निकल रही हैं। वही हमें इटली के वल्का मोनिका में दिखाई देता है और हर तरह की अलग अलग जगहों पर भी मिलता है, जो एक बार फिर यही बताता है कि ये वही चमकने वाले और रेडिएंट बीइंग्स हो सकते हैं जिन्हें वो दर्शा रहे हैं। और यहाँ ऐसे क्रिएचर्स भी दिखाई देते हैं जिनकी 3 उंगलियां हैं। जहाँ तक मुझे पता है कुछ
रेप्टाइल्स को छोड़कर किसी क्रिएचर की 3 उंगलियां तो नहीं होती हैं। हाँ। और इसमें तो इंसानों जैसा कुछ भी नहीं है। राइट। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि हमारे पूर्वजों के पास बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन पावर थी। वो दिन भर यही तो करते थे, बस ऑब्जर्व करते रहते थे। और इसे देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी बच्चों के ग्रुप का काम नहीं है जिन्हें ये नहीं पता होता कि वीकेंड पर क्या करना है। इन लोगों के यहाँ आने का एक मकसद था, और वो मकसद था अपने इतिहास को दीवार पर उतार कर ये बताना कि वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। जॉन, सच कहूँ तो मजा आ गया, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे आने को मिला। मैंने कभी ये चीजें सामने से नहीं देखी थी। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट्स, वैद्य हकीमों और रेंजर्स के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। ये शानदार है। इनकी तस्वीरें किताब में या ऑनलाइन देखना और बात है, लेकिन सामने से इन्हें देखना और इनकी एनर्जी महसूस करने की बात ही कुछ और है। मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे ये हमारे लिए हैं, जिससे हमें पुराने युगों के बारे में पता चले। प्राचीन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, जिससे हमें पता चल सके कि वो लोग यहाँ आए थे। हमारे विकास में उनका हाथ है, और वो शायद आज भी हमारे पास आते हैं। इस पूरे मामले में मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा जो जॉन ने कहा कि ये स्टार पीपल की हमारी कहानियां हैं। और जब फर्स्ट नेशन कल्चर कहते हैं कि कोई आसमान से आता था और ज्ञान दे के जाता था, तो मुझे लगता है कि अब हमें उन्हें सुनना शुरू कर देना चाहिए। क्या रॉक आर्ट रैंच के पेट्रोग्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में एलियंस के आने के रिकॉर्ड्स देते हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों लगता है कि नेटिव अमेरिकन्स और दूसरी दुनिया के लोगों के बीच इतना मजबूत संबंध है? शायद ओल्ड ट्रेडिशंस में इसके आगे के सुराग मिल सकते हैं, जिनमें एक अजीब प्राणी को एंट मैन बताया गया है,